आज एक कंपनी है ट्रांसरेल लिमिटेड के नाम से, जो बहुत दिन से हमारे वॉच लिस्ट में थी। और आज इसके शेयर प्राइस में आज हमने बहुत मतलब हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला अपने को चार्ट में। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में, देखते हैं बिजनेस में क्या चल रहा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज़ नॉट अ बायो सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स, ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड, तो सबसे पहले तो देखो मैं बिज़नेस मॉडल कवर करता हूँ, ठीक है, हर वीडियो में। तो पहले हम देखेंगे इसका बिज़नेस मॉडल, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, क्या करती है, क्या क्या वर्टिकल्स है। उसके बाद थोड़ा सा इंडस्ट्री ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम कवर करेंगे कि क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं आने वाले 2-3 सालों में। और लास्ट में हम वैल्यूएशंस कवर करेंगे। तो फ्रेंड, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम, अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हैं तो कब रिस्क रिवॉर्ड इसका बहुत अच्छा फेवरेबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं बिजनेस मॉडल सबसे पहले कि ये कंपनी करती क्या है। देखो, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन थीम में। तो इसके सिंपल से 5 वर्टिकल हैं अभी, ठीक है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन होता है तो उसको ट्रांसमिट तो करना पड़ता है, सीधी सी बात है। ऐसे ही तो आपके घरों में बिजली पहुंचती नहीं। तो जब पावर जनरेशन हो रहा है, उसके बाद फिर वो ट्रांसमिट हो रहा है पावर ग्रिड तक, ठीक है। ग्रिड से फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो भी मतलब टावर्स लगते हैं, पोल्स लगते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं जो भी, उसका भी ये काम करती है। फिर रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का भी, रेलवे में भी जो साइड में आप देखोगे, जैसे इमेज में दिया हुआ है कि मतलब पोल्स हैं, फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेंबर्स है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो ये इन एंड ऑल, रेलवेज में भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, फिर पोल्स एंड लाइटनिंग का भी काम है, जो हाईवेज में या कहीं भी अदर रोड नेटवर्क एक्सेट्रा जहाँ भी पोल्स और लाइट्स लग रही हैं, उसका भी काम है। फिर ये सोलर ईपीसी वाले वर्टिकल में भी इन्होंने रिसेंट में एंटर किया था। तो फ्रेंड्स, ये इसका एक मोटा मोटी ओवरव्यू है, ठीक है। और अब देखोगे आप कि इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, देखो 1980 से है कंपनी इस बिजनेस में, 4 डिकेट्स का एक्सपीरियंस है। और ऑलमोस्ट 58-59 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है। उसके बाद इन्होंने आज तक 35,000 प्लस किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस और 13,50,000 प्लस मेट्रिक टन ऑफ टावर्स, मतलब इतना सप्लाई कर चुके हैं। मतलब कहीं भी एक्सपीरियंस में कमी नहीं है। 4 डिकेट्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। देखो, सबसे अच्छी खासियत इसकी क्या है कि इसके जो भी मतलब मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जैसे पोल्स, लाइटिंग और ट्रांसमिशन टावर्स में जो भी मेंबर्स लगते हैं, स्टील के जो भी काम है, इसका खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो कंपनी पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और थोड़ा सा डीप में देखना है अगर बिजनेस मॉडल को, तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक, हाँ, ये देखिए, डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो में जैसे मैंने आपको बताया कि द कंपनी डिलीवर्स एंड टू एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर इन हाउस डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा सब। और इसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शन में भी है कंपनी, मतलब जब कभी मतलब टावर्स के साथ साथ अगर ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन हो, टनल्स का भी कंस्ट्रक्शन हो, तो उसमें भी है कंपनी। उसके बाद फिर आप देखेंगे इधर रेलवेज में डिलीवर इंटीग्रेटेड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन फॉर लार्ज स्केल नेशनल प्रोजेक्ट्स। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया। फिर सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, मतलब रेलवेज में सिग्नल वगैरह का कितना इंपॉर्टेंस रहता है आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फिर जो अर्थवर्क और ट्रैक क्लीनिंग, मतलब जब कोई भी ट्रैक, रेलवे ट्रैक कोई भी अगर ले किया जाता है, बिछाया जाता है, तो अर्थवर्क का एम्बैकमेंट का ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब सर्विस भी कंपनी देती है। फिर पोल्स एंड लाइटनिंग्स की काम है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। स्ट्रीट पोल्स, ट्रैफिक लाइट्स एक्सेट्रा, ये सब भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। फिर अभी अभी इन्होंने रिसेंट में सोलर ईपीसी, मतलब देखो, सोलर तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब वो तो नीड है, उसके बिना तो काम चलना नहीं है। हालांकि ये बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं इसमें, तो इनका भी सोलर ईपीसी में एक एंट्रेंस हुई है। तो ये फ्रेंड्स,
ओवरव्यू मतलब एक बिजनेस मॉडल, मतलब आप समझो एक ही छत के सब सर्विसेज। अगर हम कोई मॉल में या कोई बड़े बिग बाजार में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं कि एक ही छत में सब सर्विसेज हमको मिले, भाई क्लोथ्स भी मिले, खाने के आइटम भी मिले, प्लस अदर अदर जो भी हमको डेली नीड्स की ज़रूरत है, जो भी एक्स वाई जेड, हम लगभग ऐसी ही जगह खोजते हैं। तो आप इसको ऐसे ही मान लीजिए कि बड़े रूप में ये भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है जो एक ही छत के बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री ओवरव्यू कैसे ये रडार में आया। और जस्ट अ सेकेंड, देखो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टाइम भी जब हमने टीडी पावर का डिस्कशन किया था तो बहुत बड़ी थीम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप देखोगे जैसे अराउंड अराउंड इंडियन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी मार्केट, वो आप देखोगे 7 to 8% CAGR से बढ़ रहा है। मतलब FY25 में अगर 16 बिलियन था तो 29 तक जाते जाते 21 बिलियन US डॉलर्स के आसपास इतना बड़ा मार्केट है ईपीसी मार्केट, सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एशिया पैसिफिक का ये अलग डाटा है, फिर अफ्रीका का है, उसके बाद लाइंस कितनी किलोमीटर लाइंस और लगेंगी आने वाले समय में, तो ये सब है। अब देखो मेन जो की ट्रिगर्स हैं ना कि इंडस्ट्री में ऐसा क्या है, मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा टेलविंड्स क्यों है इंडस्ट्री में। जस्ट अ सेकेंड, देखो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन वो सबसे बड़ा मोटिव है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट का, बाकी सब कंट्रीज़ का भी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, हम सबको पता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे लेकिन उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ जनरेट करके क्या खपत आप पूरी कर लोगे क्या? ऑब्वियस है, पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉक्सी प्ले है हर जगह। डाटा सेंटर इतने आ रहे हैं, इतना हैवी कंजम्पशन पावर का रहेगा, इतना ज़्यादा एनर्जी का यूसेज रहेगा, तो उसमें डाटा मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करोगे आप डाटा सेंटर को? जहाँ से प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तब तो ट्रांसमिट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी जाके जहाँ भी कंजम्पशन होना है, चाहे वो डाटा सेंटर है, चाहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरियस यूजेस हैं वेरियस सेक्टर्स में। ठीक है, तो देखो इंडियन गवर्नमेंट टारगेट्स 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ठीक है, और इंडिया का राइजिंग पावर, अभी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे रूरल मतलब विलेजेस में तो इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट का पुश है अराउंड अराउंड मतलब 9.2 ट्रिलियन, वही मैं डाटा देख रहा था, अराउंड 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब बजट इन्होंने लाया है टोटल। ठीक है, तो उस पावर को मतलब उस डिमांड को कैटर करने के लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो लगना ही है, नीड लगनी है, वायर्स लगनी है। देखो जैसे वायर्स एंड केबल्स का थीम है जो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वायर्स एंड केबल्स लगनी चाहिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना ही है। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। जैसे टीडी पावर की कॉन कॉल में हमने समझा था कि वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था, तो मतलब वो कैपेसिटी नहीं है, मतलब उनके पास प्लान भी है ही नहीं। मतलब अगर कभी एक साथ कंजम्पशन इतनी बढ़ जाए और ब्लैकआउट हो जाए, पूरी एनर्जी हमारी मतलब स्टेगनेंट हो जाए, एनर्जी ना मिले, तो प्लान भी, जनरेटर, ये वो जनरेटर भी अगर हम ग्रिड को भी स्टेबलाइज करते हैं तो वहाँ से भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा लॉजिक। अब देखो पॉलिसी पुश भी आ रहे हैं काफ़ी, ताकि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, ट्रांसमिशन लॉसेस बिलो 15% किया जाए, और जो भी गैप है मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से लेके कंजम्पशन तक, वहाँ एंड कंजम्पशन तक बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, उसको मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए RDSS स्कीम आई है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ और आ रही हैं अभी। तो उसमें भी मतलब ये सब लगना ही है, वो भी एक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन थीम का पार्ट ही है। ठीक है,
अब देखो ग्रिड का जैसे मैंने बताया, ग्लोबल ग्रिड इन्वेस्टमेंट सर्ज आ रहा है सब जगह, सब लोग अपना ग्रिड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ग्रिड बस वही है कि जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब पावर ग्रिड्स आप देखे होंगे बहुत सारे अपने आउटर्स में जाके जगह जगह, जहाँ से भाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो पहले ग्रिड में ट्रांसमिट होती है, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो वो कोई ऐसा अपने को टेक्निकल इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, एकदम सिंपल मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मोटा मोटी हमने देख लिया बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री ओवरव्यू। अब थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। जैसे इसके जो है आप देखोगे लास्ट मतलब FY 22 से 25 तक इसके रिवेन्यू 22% CAGR से ग्रोथ आई है। 2300 करोड़, 2350 करोड़ FY 22 में, उसके बाद FY 25 में 5300 करोड़ के आसपास। अब देखो पैट इसका 65 करोड़ के आसपास से 326 करोड़ हो गया है। मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है, कंपनी ने जो भी कैपेक्स अपेक्स किया होगा उससे अच्छा खासा लीवरेज इनको मिला है। मतलब 50% CAGR से पैट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये पास्ट 3 साल का डाटा है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, मैं आपको पहले इसमें ले चलता हूँ। सबसे जो ज़रूरी है, देखो ये जो कैपिटल गुड्स और EPC वगैरह वाली जो कंपनीज हैं, ये मतलब डीप सिक्लिकल टाइप्स ऑफ बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि मतलब जब टेलविंड्स आती है, जब टेलविंड्स इन द सेंस जब डिमांड आती है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक दिखता है अपने को, बहुत पोटेंशियल दिखता है, तो उस समय इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिमांड बढ़ने से क्या है, सीधा सीधा रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि कैपिटल, ये इनका बिजनेस साइकिल ही ऐसा होता है कि अब देखो जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन थीम है, अब सब जगह मतलब पुश चल रहा है कि भाई टावर्स लगाने हैं, ग्रिड स्टेबलाइज करना है, तो 5-10 साल ये थीम चलेगी। ठीक है, उसके बाद जब सेटअप हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम दोबारा कब सेटअप होगा, मतलब समझो सिर्फ उसके बाद तो सिर्फ मेंटेनेंस लगेगा, मेंटेनेंस ही मतलब रिवेन्यू आएगा मोटा मोटी। तो ये सब जैसे लिफ्ट लगनी है, मैं लिफ्ट का एग्जांपल बार बार देते रहता हूँ, बिल्डिंग्स में लिफ्ट लगनी है तो लाइन से बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी डेवलप हो रही है, और एक बार डेवलप्ड हो जाती है, बहुत सारी बिल्डिंग बन गई, लिफ्ट लग गई, फिर क्या रिप्लेस कब करोगे लिफ्ट को? जब तक बिल्डिंग की लाइफ है, या उससे थोड़ी कम, 20-30 साल, 40 साल। तो कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में ऐसे ही होता है कि एक बार टेलविंड्स आती है, पूरा सेटअप करना है, बड़े बड़े मतलब जो भी सेटअप बैठाना है, जैसे लिफ्ट लगाना या फिर ये टावर्स लगाना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये कुछ साल के लिए बहुत ज़्यादा टेलविंड्स रहती है। उसके बाद फिर जब हमको दिखता है कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी नहीं है, तो ये इनका मतलब समझो रिवेन्यू ग्रोथ नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो शेयर प्राइस इज़ व्हाट, इज़ जस्ट अ स्लेव टू इट्स अर्निंग्स। फिर उसका स्टॉक प्राइस भी डाउन ट्रेंड की ओर आ जाता है। तो ये इसको हम इसीलिए डीपली सिक्लिकल मानते हैं। तो ऑर्डर बुक देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस टाइप के कैपिटल गुड्स वाले बिजनेस में हर बार वीडियो में मैं कई बार बता भी चुका हूँ, इस बार और मैंने डिटेल में बता दिया। तो इसकी जो ऑर्डर बुक है, FY 25 की ऑर्डर बुक इनफ्लो, आप देखोगे अभी इसके पास है लगभग 14,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है अभी। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है जो आने वाले मतलब 1-2-3 साल में जो एग्जीक्यूट होना है। तो अब इसका आप रिवेन्यू देखोगे कि अराउंड कितना बताया मैंने, 5300 करोड़ के आसपास FY 25 में। ठीक है, 5300 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 2.53 टाइम्स तो इसकी ऑर्डर बुक है। मतलब इतनी तो रिवेन्यू विजिबिलिटी एकदम ईजिली हमको दिख रही है। रिवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है तो ऑब्वियस है मार्केट रिवॉर्ड करेगा ही, कि मार्केट मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। अब देखो थोड़ा सा ऑर्डर बुक को हम देख लें, 92% ऑर्डर बुक जो है वो लगभग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन थीम से है। उसमें भी डोमेस्टिक 65%, इंटरनेशनल 35%। और और अन ये सॉरी ऑर्डर इनफ्लो था ये। और अनएग्जीक्यूटेड जो ऑर्डर बुक है अभी, वो डोमेस्टिक है 55%, इंटरनेशनल है 45%। इसका टोटल 14,551 करोड़ का। ठीक है, तो ऑर्डर बुक हमको दिख रहा है, हेल्दी ऑर्डर बुक है, रिवेन्यू विजिबिलिटी है। उसके बाद अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें जो है देखो EPC टाइप के कंपनीज में ना रिस्क फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हम काम तो कर लेते हैं। देखो आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम या कुछ आप कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट आप ले लिए, ठीक है, आपने काम कर दिया, फिर लेकिन अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, कैश फ्लोज नहीं बन रहा है, तो वो बहुत बड़ा मेजर रिस्क है, वो ट्रैक करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप की EPC कंपनीज में हमको कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
काम कर लेने के बाद भाई प्रॉफिट से बुक्स में थोड़ी दिखना है, कैश फ्लो तो आना है, कैश फ्लो तो जनरेट होना चाहिए। तो इनका कैश फ्लो भी आप देखोगे तो मतलब रिसीवेबल्स इतने ज़्यादा 300 के आसपास होने के बाद भी इनके कैश फ्लोज बहुत हेल्दी हैं, 287 करोड़ के आसपास पॉजिटिव है, मतलब लास्ट इतने साल का आप देखोगे तो अभी जो कैश, ये रिस्क फैक्टर मैंने कैश फ्लो वाला इसलिए मैंने बात शेयर की क्योंकि देखो अभी क्या है, बांग्लादेश वाला जो इशू था इनका, बांग्लादेश का भी में भी इनका बहुत काम चल रहा था। तो कोई कॉन कॉल में इन्होंने बताया था बांग्लादेश की जो ऑर्डर बुक थी, तो कॉन कॉल में इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी बांग्लादेश की ऑर्डर बुक का परसेंटेज कितना है टोटल, तो वही इन्होंने दिसंबर तक का जैसे बताया था 20% था टोटल ऑर्डर बुक, उसके बाद ये रिड्यूस करते गए, मार्च तक 15% ले आए, फिर अब ये टारगेट कर रहे हैं कि इस ईयर के एंड तक मतलब सिर्फ 5-6% ही रखेंगे बांग्लादेश से जो जो भी ऑर्डर होना है। अब पेमेंट के बारे में पूछा गया कि रिसीव हो रहे हैं कि नहीं पेमेंट काम होने के बाद, तो पेमेंट्स आर वर्किंग ऑन शेड्यूल, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था बांग्लादेश से। अब देखो अभी रिसेंट में मेरे ख्याल से अडानी का भी कुछ एक रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने, एक बड़ा पेमेंट जो उन्होंने काम किया था अडानी ग्रुप ने। तो इनका भी ये बोले लास्ट 6 मंथ्स में देखो इन $70 मिलियन इनको करीब रिसीव हो चुके हैं, और गवर्नमेंट का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी होगा, तो सपोर्टिंग देयर ओन प्रोग्रेस, मतलब फंडिंग वगैरह का ऐसा अभी जैसा इन्होंने कॉन कॉल में बताया रिसेंट कि वर्क मतलब पेमेंट्स ऑन टाइम है, ठीक है, यही सबसे बड़ा रिस्क मेजर जो फैक्टर है वो ट्रैक करना है हमको। अब देखो फ्रेंड्स, एक एक और चीज़ थी, अब रिवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस में हम थोड़ा सा बात करें, फिर वैल्यूएशंस देख लेते हैं, कंपनी के वैल्यूएशंस क्या बता रहे हैं। देखो रिवेन्यू ऑर्डर बुक जो हमने देखा मतलब 2.53 टाइम्स के आसपास ऑर्डर बुक है अभी इसके बैलेंस शीट में। तो ये गाइड कर रही है कि रिवेन्यू 23 to 25% तो ग्रो कर ही लेगी, ठीक है, गाइडेंस के हिसाब से मतलब आने वाले 2 साल में लगभग। और एबिटा मार्जिन्स जो है इनका लास्ट ईयर एबिटा मार्जिन 12.75 के आसपास रहा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनका एबिटा गाइडेंस अभी भी मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन 12 to 2.25% ही रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं, हम सीधा वैल्यूएशन एक्सरसाइज में जंप करते हैं। जैसे मैंने ये एक्सेल शीट बनाई हुई थी, हाँ इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, सेल्स ग्रोथ इसकी रही लगभग 5300 करोड़ के आसपास, 23% हम रेवेन्यू ग्रोथ मान रहे हैं, ठीक है, FY26 में। उसके बाद 23% हम और ग्रोथ मान रहे हैं FY27 में, मतलब 8030 करोड़ के आसपास, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 13% था इस पूरे ईयर का, हम कंजर्वेटिव साइड ही ले रहे हैं, और इधर भी हम कंजर्वेटिव ले रहे हैं, लोअर एंड ही ले रहे हैं 23%, तो 12.25% के आसपास एबिटा मार्जिन्स दोनों ईयर्स का। तो उसके हिसाब से देखो अदर इनकम हमने जो FY25 थी वही मान ली। इंटरेस्ट देखो ये प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, एजम्पशंस का गेम है, हमको एज्यूम करके ही चलना पड़ता है अगर वैल्यूएशंस करने हैं तो। उसके बाद फिर इंटरेस्ट जो है देखो 200 करोड़ के आसपास, फिर FY26 में थोड़ा सा अगर वर्किंग कैपिटल देखो, बोरिंग्स तो इन्होंने भी लिया है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना रहता है तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगता है, तो थोड़ा सा अगर बढ़ा भी लेंगे ये, तो मैंने थोड़ा सा जम कर दिया 10% तो 250 करोड़ के आसपास मान लेते हैं FY27 में। डेप्रिसिएशन भी उसके हिसाब से इतना अपन थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ले लिया मैंने। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 700 करोड़, नेट प्रॉफिट आ रहा है 495 करोड़, मतलब 500 करोड़ के आसपास इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर सकती है FY27 में, ठीक है। अब देखो इसका करंट मार्केट कैप है, जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्क्रीनर में दिखा दूँ आपको, लगभग लगभग 9650 करोड़, ठीक है। और इसका जो पी रेशियो है, ठीक है, पी रेशियो का जो रेंज है देखो, ये अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो ज़्यादा इसका डाटा नहीं है, इसी साल लिस्ट हुई थी। लोअर एंड में 24 के आसपास था, और अपर एंड में 30 के आसपास हम एवरेज मान लेते हैं अगर इसका। उसके हिसाब से मैंने बुल बेस और बियर 3 सिनेरियो बना के रखे हैं। तो 24 अगर इसका पी रेशियो रहेगा FY27 में, ठीक है, अगर बियर मार्केट रहा मतलब मद्दी का दौर चल रहा हो,
पैट अगर 500 करोड़ है तो इसका मार्केट कैप उस समय आएगा 11,873 करोड़। तो अपसाइड पोटेंशियल कितना है, आज इसका करंट मार्केट कैप 9,600 जैसे मैंने बताया, तो 11,800 से आप इसको सीधा डिवाइड करेंगे 9,600 को, तो 23% का टोटल टोटल पोटेंशियल, अपसाइड पोटेंशियल है। बेस केस में उसी हिसाब से 38%, बुल केस में अगर 30 की पी है, 500 करोड़ का पैट है, तो 15,000 करोड़ मतलब 14,841 जो भी मार्केट कैप आएगा, तो 50% अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। मतलब ये जस्ट एजम्पशन है, मैंने रिस्क फैक्टर भी आपको बता दिया। और जैसे आज के वीडियो में हमने सब देख लिया कि ट्रांसलेट लाइटनिंग मतलब क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल देख लिया, फिर इंडस्ट्री ओवरव्यू, क्यों सेक्टर में टेल विंड्स हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल्स कैसे प्ले आउट होती हैं इस टाइप के इस टाइप की इंडस्ट्री में। फिर हमने ऑर्डर बुक वगैरह भी देखी, लास्ट में हमने वैल्यूएशंस कवर किया और रिस्क फैक्टर भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।